आदाब प्रणाम। ये है सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी सहारा। मैं हूं फैसल और मेरे साथ आज तकरार में मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, लॉ मिनिस्टर और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम। कपिल साहब, बात की शुरुआत करेंगे आपकी जो उर्दू दोस्ती है और मुस्लिम दोस्ती है उसके हवाले से। अक्सर ये देखा गया है कि जब आप HRD मिनिस्टर थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें की जो शायद अब वो चल नहीं पा रही हैं, मिनिस्ट्री ने उस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किए हैं आप। लेकिन उसके बाद आप दूसरे मिनिस्ट्रीज में भी गए तो वहां भी आपने उर्दू के हवाले से बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत सारे पैनल्स बनाए थे उर्दू के प्रमोशन के लिए एज HRD मिनिस्टर, उनका क्या हाल है अभी? मुझे तो मालूम नहीं इस बात का, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य होता है हम निभाते हैं जहां भी हमें मौका मिले, लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि जो मैंने पैनल्स बनाए थे उनका क्या हुआ। मेरा विश्वास है कि वो अभी भी तंदुरुस्त हैं और आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बात आपको HRD मिनिस्टर से पूछनी पड़ेगी। चलिए, आपने, जाहिर सी बात है आपके दिल में चूंकि एक जज्बा है, आप खुद शायर भी हैं, आपने अभी एक उर्दू का फॉन्ट लॉन्च किया है और उर्दू का विकिपीडिया भी लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको उर्दू के लिए जो खिदमत करने का जज्बा है या जो एक प्रेम है, लगाव है, वो क्यों, कहां से और किस तरह से आया? इसकी 2-3 वजह हैं। पहली तो वजह यह है कि मेरे जो वालिद साहब थे वो उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई और उनका उर्दू शायरों से काफी दोस्ताना भी था और उन्होंने उस समय जब वो एक वकील के नाते उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़े केसेस भी लड़े थे लाहौर में, और जब बंटवारा हुआ तो वो इस तरफ आए तो निश्चित रूप से जो बातें उन्होंने अपनी नौजवानी में सीखी थी, खास तौर पे उर्दू शायरी के बारे में, अक्सर हमें जब हम उनसे बात करते थे तो उसके बारे में वो बताते थे। और मुझे तो इतना ही याद है, जब मैं छोटा था तो उर्दू शायरी की अक्सर बात होती थी। उनको बहुत शौक भी था उर्दू शायरी का, और मेरे जो बड़े भाई भी थे उनको भी बड़ा शौक था। तो उस माहौल में मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो इसलिए मुझे उर्दू जुबान से बहुत लगाव रहा। और साथ साथ में मैं इतिहास भी पढ़ाता था और मैं समझता हूं कि उर्दू जुबान एक हिंदुस्तान की जुबान है, ये केवल मुसलमानों की जुबान नहीं है, और ये हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ी हुई है। सिब्बल साहब, आपसे बात करके बिल्कुल ये लगता है कि उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान नहीं है, लेकिन पार्टीशन के बाद ऐसा माना गया कि उर्दू जुबान मुसलमान हो गई जो पहले हिंदुस्तान की जुबान थी। आपको अफसोस नहीं होता है? हाँ, इस बात का अफसोस है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कमी हमारे में रह गई हो उसको दूर करें और उर्दू जुबान आम हिंदुस्तानी, जैसे क्योंकि उर्दू जुबान हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई है जी। हिंदी में भी उर्दू में अल्फाज हैं और उर्दू में भी हिंदी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, तो जो आम आदमी की जुबान है, जो मैं समझता हूं उर्दू हो सकती है, उसको बढ़ावा दिया जाए। आपने अभी उर्दू का फॉन्ट रिलीज किया है और भी बहुत सारी आपकी स्कीम है, थोड़ी सी आप ब्रीफ में जानना चाहूंगा कि और कौन सी चीजें हैं जो आप उर्दू के फरोग के लिए या माइनॉरिटी को जहन में रखकर कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक हम जुबान को रोजगार से साथ नहीं जोड़ेंगे तो उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, नीलिट के कोर्सेज हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं, मैं समझता हूं कि उर्दू जुबान से होने चाहिए। और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी काम हमने किया है, वो हमने कोशिश की है कि उर्दू जुबान को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, और जितने लोग फिर उर्दू जुबान सीखेंगे और रोजगार के साथ जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उर्दू जुबान को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ में हमारे स्कूलों में अगर हम अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं तो एक चॉइस उर्दू की भी देनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैंने अभी पीछे नोकिया को कहा था, कुछ अरसा हो गया है, कि आप मोबाइल फोन के भी जो फॉन्ट हैं वो भी उर्दू में पेश कीजिए, तो वो भी मेरा ख्याल तैयार हो गया है। तो जितना हम प्रयास करेंगे, उर्दू जुबान उसमें इतनी मिठास है, और मैं समझता हूं कि जो इसको एक बार अपना ले वो कभी छोड़ नहीं सकता। कपिल साहब, आपका की एक नज़म है जिसका शेर है, आंख खुली आजाद थी मैं, आजादी में जंजीरें क्यों, मेरे भी कुछ सपने थे, बेदर्दी से तोड़े क्यों। आपने ये जो नज्म कही है वो
औरतों के हवाले से कही है, लेकिन ये जो सपने तोड़ने वाली बात है वो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान में जो मुस्लिम माइनॉरिटी के यूथ हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके भी बहुत सारे सपने हैं, वो बेदर्दी से क्यों टूटे। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले हैं, बहुत सारे लड़के पकड़े जाते हैं, जेल में होते हैं। आप चूंकि वजीर कानून भी हैं, अभी रहमान खान साहब ने ये कहा था और ये अपील की थी कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि इन केसेस को देखा जाए, और हमेशा ये बातचीत हो रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करके इन केसेस का अर्ली डिस्पोजल हो और इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि जो बच्चे जेल में हैं वो आजाद हो सकें। आपने इस पे कोई पेशरफ्त हुई है या इस पे कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरे साथ अभी कोई इस पे बारे में बातचीत नहीं हुई। आप वजीर कानून है, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ताकि काफी लड़के मुसलमानों के हैं? जो हमारा काम होता है वो ही होता है कि अगर कोई भी मंत्रालय हमें से सुझाव पूछेगा, हमसे सलाह मांगे तो हम सलाह देते हैं। वजीर कानून के होते हुए हम खुद ब खुद नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक नोडल एजेंसी की सलाह देने की बात होती है कि कोई भी लाइन मिनिस्ट्री हमसे पूछ सकती है कि क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसके बारे में हम राय देते हैं। चूंकि आपने बहुत करीब से देखा इन सारे मसलों को, आप पेशे से वकील भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ताखीर हो रही है और उसकी वजह से सरकार लाख अच्छे कामों को करने के बावजूद मुसलमानों में एक थोड़ी सी बेचैनी है? नहीं, देखिए, आपको इस पर थोड़ी सी अभी आप गौर से सोचें तो ये होता क्यों है जी? होता इसलिए है कि जहां जहां भी कोई भी वाकया हो, कोई हादसा हो, तो वो स्टेट का मामला होता है। अगर हैदराबाद में हो तो राज्य सरकार जो है उसकी तफ्तीश करती है, अगर महाराष्ट्र में है तो राज्य सरकार तफ्तीश करती है। इसमें केंद्र सरकार का ज्यादा लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट राज्य सरकार का है। तो अगर कोई भी गलत आरोप के साथ किसी को पकड़ा जाए तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है। हम कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून नहीं बना सकते कि राज्य सरकार पे कोई अंकुश लगाई जाए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे हम अंकुश नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ऐसी बात टाडा के अंतर्गत हुई जी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो टाडा के वजह से जेल में थे, बरसों से जेल में थे, तो हमने ऐसा कानून एक बनाया था और उस कानून में ये प्रावधान भी था कि एक रिव्यू कमेटी बैठ के उसको तय करे कि कौन से केस में राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमेटी को अख्तियार है, उसका मतलब यही है कि वो कमेटी राय दे सकती है सरकार को। तो मैं समझता हूं कि जहां भी राज्य सरकार में ऐसे कोई केसेस हैं तो वहां खुद ब खुद राज्य सरकार कमेटी बना सकती है ताकि जो अन्याय की वजह से किसी को गिरफ्तार किया हो और कई बरसों तक गिरफ्तार हो तो उसको कुछ राहत मिलनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर गलत तरीके से कोई इस्तेमाल ऐसा कोई गिरफ्तारी हो तो उसको कॉम्पेंसेशन भी मिलनी चाहिए। वो कोर्ट कर सकती है। आपने बड़ी अच्छी बात की, कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। और जो गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से डॉक्टर हमीद पकड़े गए थे और जब वो बेगुनाह साबित हुए तो न सिर्फ ये कि उनको कंपनसेशन मिला, सरकार की तरफ से माफीनामा भी मिला। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक लड़का है आमिर जो 14 साल की उम्र में पकड़ा गया, 28 साल की उम्र में वो छूटा बेगुनाह। सरकार ने ना उसे कोई कंपनसेशन दिया, ना उसको किसी तरह का कोई माफीनामा या इस तरह की कोई चीज, ताकि उसका आगे का मुस्तकबिल। वो बच्चा जब गया था जेल तो उसके पास मोबाइल उसको पता नहीं था, निकल के आया है तो मोबाइल तक चलाना नहीं जानता है। तो ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ तो जिम्मेदारी है। नहीं, मैं मानता हूं कि इस पे हमें सबको गौर करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोर्ट को भी चकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये अख्तियार कोर्ट भी अपने आप इस्तेमाल कर सकती है। चलिए, कोर्ट की बात निकली है तो कोर्ट से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि कोर्ट को हिंदुस्तान में होली कॉप का दर्जा है, उसके बारे में ज्यादा बात करना मानहानि और कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। लेकिन अक्सर ये बात होती है, चाहे वो हायर जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी हो, कि वहां भी करप्शन है और नेपोटिज्म है। एक बात जिसको लेकर हमेशा बात होती है और आपने उस पर कई बार वजाहत भी की है कि जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आप सारे जजेस के अपॉइंटमेंट्स को देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्रेजेंट जज और पास्ट जजेस के रिलेटिव्स होते हैं। और इसको लेकर ये पूरा है, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के, वो एलिवेट होके आते हैं। तो इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी और लाने के लिए एक कॉलेजियम की बात हुई और फिर एक जुडिशियल पैनल की बात हुई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जजेस हजरात बहुत ज्यादा हावी हैं सिस्टम पे?
नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, हुआ ऐसा कि 1993 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दी जिसमें कोर्ट ने अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी का अख्तियार खुद ले लिया जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो सरकार है, जो कोई भी सरकार है, वो कोई नाम नहीं भेज सकती और नाम सारे कोर्ट से आते हैं, न्यायाधीशों से आते हैं, और अगर हम इनकार भी करें तो वो हमें ओवररूल भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सिस्टम है, और ये वेंकट चलेगा साहब और JS वर्मा साहब जी उन्होंने भी लिखित रूप में रिपोर्ट को कहा कि हम समझते हैं कि जो हमने ये कानून बनाया था, क्योंकि उनकी जजमेंट थी 1993 में, वो हम समझते हैं कि एक्सपीरियंस के बाद हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सफल नहीं है। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी है और हमने बातचीत की है, लेकिन इसको आप समझें कि अगर 2-4 दिन में इसको ठीक किया जाए वो मुश्किल है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, जब तक वो जजमेंट को रिव्यू नहीं किया जाए, और आज तक रिव्यू नहीं हुई, जब तक खुद कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करे, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इस बात पे हमने ये मुद्दे उठाए हैं, आपको मालूम है, हमने पब्लिकली भी उठाए हैं, हम प्राइवेटली भी उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जरूर दोबारा विचार होगा और कोई ना कोई निष्कर्ष से हम पहुंचे। आलमी सहारा के खास प्रोग्राम तकरार में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे कपिल सिब्बल साहब के साथ। वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है तकरार में। हम बातचीत शुरू करते हैं फिर से दोबारा कपिल सिब्बल साहब के साथ। आप जो बात आप कह रहे हैं कि सिब्बल साहब, इससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की बात, और हाल के अगर फैसलों पर नजर डालें, जिस तरह से रूलिंग आ रही है एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ओवर स्टेप कर रहे हैं, या ऐसा कहें कि चूंकि मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता चला आ रहा है, क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैज गॉन डाउन, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से अदलिया जो है, हमारी अदालतें जो हैं, वो उस में भी स्टेप इन कर रही हैं। मैं समझता हूं, कैसे आप देखते हैं इसको? मैं समझता हूं कि अदालतों पे 100% आरोप लगाना भी सही नहीं है। नहीं, मैं तो पार्लियामेंट को आरोप लगा रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है, और ये भी बात सही है कि जहां हमें ठोस कदम उठाने चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे पार्लियामेंट हो, वो ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। तो हमारे यहाँ भी उस सहमति होनी चाहिए कि अगर कोई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है तो हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए। वो भी हमने पूरे तरीके से नहीं किया, और ये चर्चा कई बरसों से चल रही है। तो निश्चित रूप से अगर सुझाव और सुधार हमारे द्वारा नहीं होगा तो कोई ना कोई आकर हमें कहेगा कि आप नहीं कर रहे तो हम ही आपके लिए कर देते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे में फिर पार्लियामेंट जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कहीं ना कहीं हमारे में भी कमजोरी है, और कहीं ना कहीं कोर्ट भी ऐसे अख्तियार ले देती है जो शायद एक सीमा से थोड़ा हटकर हो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था टेम्पररी है, और मैं आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी। आपने बात की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। अभी जो हालिया जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की कि जिन लोगों को 2 साल की सजा हो गई है और जेल में हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर बेचैनी है।
हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो क्या एक तरह से क्लींजिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है? कि जो मंशा कोर्ट की है उस पे हम कोई उंगली नहीं उठा सकते। मंशा कोर्ट की सही है, लेकिन जिस तरह से कभी कभी होता ही है कि कोर्ट को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो सकता है और इसका प्रभाव राजनीति पे कैसे पड़ सकता है। क्योंकि अगर कोई 2 साल नॉमिनेशन पेपर किसी ने अगर फाइल किया और वो अंदर हो जाए किसी तरीके से भी और कोई मैजिस्ट्रेट में कंप्लेंट करके उसको अंदर कर दे, तो वो तो जो दूसरी पार्टी का नॉमिनी है वो तो बिना इलेक्शन के जीत गए। तो ये बातें कि हम सब गौर कर रहे हैं और इसमें जरूर कोई ना कोई सुझाव निकलेगा। आपने बात की कि कोई सुझाव निकलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इलेक्शन के हवाले से, कानून की साजिश के हवाले से। एक और चीज जो बहुत दिनों से अटकी हुई है, जुडिशियल पैनल आज तक नहीं आ पाया, आप खुद कह रहे हैं उसमें बहुत सारे मसले हैं। यूएपीए, वो उसमें भी बहुत मसला था, बहुत उसकी मुखालफत थी। न सिर्फ ये कि माइनॉरिटीज की तरफ से बल्कि सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने भी उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद वो पास हो गया, बिल्कुल उसी तेजी से जिस तरह से टाडा और कोटा पास करवाया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी क्या वजह थी? इतनी मुखालफत हुई और मुसलमानों को उसको लेकर के, मैं जाता हूं बहुत सारे फंक्शंस में, मुसलमान उस कानून को लेकर के, यूएपीए को लेकर के बहुत बेचैन हैं। उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की बात है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। लेकिन जिस तेजी से उसको पास किया गया, एक तो ये कि वो क्यों हुआ, एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि उसी के दूसरी तरफ ये कम्युनल राइट्स एक्ट बिल जो है वो अभी भी पेंडिंग है, और क्या ये लगता है कि इस पार्लियामेंट में भी आ पाएगा या नहीं? अब ये नहीं मैं कह सकता। आपको मालूम है कि हम कई बार हम सपने देखते हैं वो साकार नहीं होते, और कई ऐसे अहम कानून हैं जो हम सोचते हैं कि पास होना चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट में समय आता है तो विरोध होता है और पार्लियामेंट चलने नहीं देते। नहीं, विरोध के बावजूद आपने यूएपीए तो बस पास करवा लिया। वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कानून है जो नहीं भी करवा सकते। हमने प्रयास तो कई कानूनों में किया, लेकिन जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि इस हंगामे में कानून पास नहीं होना चाहिए, तो फिर हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो कानून आप चाहते हैं वो पास हो जाता है, जो आप नहीं चाहते। नहीं, ये आपको भी मालूम है ऐसा नहीं है। अगर हम तो चाहते हैं कि जीएसटी भी पास हो, हम तो चाहते हैं इंश्योरेंस बिल भी पास हो। मेरे कई ऐसे कानून पड़े हुए हैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में जो मैं चाहता हूं कि पास हो। हमने बड़ी चर्चा भी की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी चर्चा की, लेकिन ये भी सही नहीं है कि इस हंगामे में हर एक कोई कानून ऐसे पास हो जाए तो फिर ये लोकतंत्र पे एक समझ लीजिए दाग पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारी उम्मीद है कि विपक्ष पार्लियामेंट चलने देगा और जो कानून देश की जनता के हित में हैं उनको पारित करेगा। सिब्बल साहब, जब कानून आप वहां से पास नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास दूसरे भी तरीके हैं, आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। एंड अभी आपने फूड सिक्योरिटी बिल का ऑर्डिनेंस लाया है, जो फूड सिक्योरिटी बिल कम, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनका ये कहना है ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं है, ये वोट सिक्योरिटी बिल है। ये पार्लियामेंट के सेशन में टेबल भी होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस के लिए और जो आपकी सरकार है उसके लिए किस तरह? देखिए कोई भी कानून जो परिवर्तन लाता है और इतना भारी परिवर्तन लाता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव आम जनता पर जरूर पड़ता है। अब विपक्ष तो हमेशा ये कहेगा कि कोई भी ऐसा कानून जिसका प्रभाव जनता पर पड़े और उसकी वजह से हो सकता है कि राजनीति में फायदा हो, तो विपक्ष तो हमेशा कहेगा कि ये वोट के लिए कानून लाया गया। तो ये कानून किनके लिए लाया गया? नहीं, देखिए ना, वो कानून तो हमेशा जनता की, अगर किसी गरीब आदमी को एक सस्ते दाम पे गेहूं मिलता है और चावल मिलता है और उसको अगर राहत मिलती है तो आप कहेंगे कि वोट के लिए है। वो तो कहेंगे, आप तो कहेंगे वोट के लिए क्योंकि आपको डर है। नहीं कह रहे, आप मतलब विपक्ष कहेगा तो वोट के लिए क्योंकि उनको डर है। लेकिन क्या वो गरीब आदमी किस बार कैसे सोचता है कि पहली बार किसी भी सरकार ने पहली बार हमारे बारे में ये सोचा, और 67% लोगों के 75% लोग देहात में और 50% लोग अपने शहरों में, उनको जब गेहूं और चावल और पल्सेस इस दाम पे मिलेंगी
तो निश्चित रूप पे उनको फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में गरीबी है और कोई भी हम कदम गरीबी के लिए उठाते हैं, गरीबी को खत्म करने के लिए उठाते हैं, निश्चित रूप से वो राजनीति में प्रभाव पड़ेगा और ये हमारा हक है और हमारा कर्तव्य उठा रहे, इसलिए लोगों का सवाल। कई बरसों से ये बात हो रही है, आखिरी साल नहीं, कई बरसों से ये बात हो रही है। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। ऑर्डिनेंस पहले भी तो आ सकता था। नहीं, क्यों नहीं, हमने कई कानून पहले भी आ सकते थे। जीएसटी भी पहले आ सकता था, इंश्योरेंस भी पहले आ सकता था, एफडीआई भी पहले आ सकता था, लेकिन होता क्या कि हम प्रयास करते हैं कि सहमति और सभी विपक्षी दल भी हमारे संग आकर चलें और इसको पास करें, लेकिन प्रयास करते करते जब हद हो जाती है तो फिर हमें पास ऐसे करना पड़ता है। आज भी हम ऑर्डिनेंस लाने की कोई जरूरत नहीं थी, पिछले सत्र में अगर पास हो जाता तो पास हो जाता, लेकिन सत्र चलने ही नहीं दिया। और अक्सर ऐसे हम देखते हैं कि कई ऐसे सत्र निकल गए जहां कोई कानून ना तो बहस कोई करना चाहता है ना पास करना चाहता है। विपक्ष को उम्मीद है कि यह कानून पास हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जनता भी समझती है कि अगर इस कानून को नहीं कोई भी दल पास नहीं करेगा तो वो आम जनता का विरोध कर रहा है, हमारा विरोध नहीं कर रहा, वो जनता का विरोध कर रहा है, गरीब लोगों का विरोध कर रहा है। तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि उसको ये मैसेज जाए कि गरीब आदमी सोचे कि यही तो माना जा रहा है कि सोनिया जी का ये पेट प्रोजेक्ट है और जिस तेजी से तो कौन सी गलत बात है? और राजनीति में पेट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर हम किसी गरीब आदमी के लिए कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो हमारा मन की मंशा है, तो मैं मानता हूं कि हाँ है, हमारा पेट प्रोजेक्ट है, हम इसको पास करके रहेंगे। आलमी सहारा के खास प्रोग्राम तकरार में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे कपिल सिब्बल साहब के साथ। जरूरी है हालात से आगाही, मगर फुर्सत नहीं देती जिंदगी। तो मत कीजिए इंतजार, देखिए बुलेटिन तेज रफ्तार। खबर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ आलमी सहारा पर। जहन में अफसाना है, जहन में अफसाना है, जहन में अफसाना है और उन्वान जमाना है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है तकरार में। हम बातचीत शुरू करते हैं फिर से दोबारा कपिल सिब्बल साहब के साथ। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। आजकल सियासत में एक नए आदमी का और एक नई शख्सियत का बहुत ज्यादा मीडिया में प्रचार हो रहा है और बहुत बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसके नाम पे कांग्रेस में बहुत बेचैनी है। आपको क्या ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपने कैंपेन कमेटी का कन्वीनर बनाया है तो आपके यहाँ थोड़ी सी बेचैनी हो गई है? मुझे मालूम नहीं है आप ऐसा सवाल पूछ क्यों रहे हो। नहीं ऐसा लग रहा है लग रहा है कि आपके यहाँ भी बेचैनी। नहीं हम लोग यहाँ बेचैनी नहीं, हम लोग तो पूछते हो, हम तो इस बारे में कभी जिक्र ही नहीं करते। हम देखिए अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे एक लीडर बनना चाहता हूं और वो रोज के रोज टीवी चैनल्स के द्वारा अपने बयानात जनता के सामने रखता है और आप भी बहुत बढ़ावा देते हो इन लोगों को, तो निश्चित रूप से अगर हम जवाब नहीं दें तो आप कहते हैं कि हम चुप हैं, जवाब दें तो आप कहते हैं आप जवाब क्यों दे रहे हो। तो आप बताइए, आप तय कर लीजिए आप क्या चाहते हैं, जवाब चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि आप तो कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर कोई आरोप लगाए तो जवाब भी देना चाहिए, अगर हम जवाब दें तो आप कहते हो आप जवाब क्यों दे रहे हो। नहीं आपसे एक जवाब चाहेंगे। आपने कहा था कि आपके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, ऑन द रिकॉर्ड आपने कहा था, वो सबूत कहां हैं? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं, आपको ये सवाल ये उचित नहीं है मुझसे पूछना, क्योंकि मैं आज के दिन कानून मंत्री हूं और कोई भी मैं इसके बारे में कोई जवाब दूंगा तो वो उचित नहीं रहेगा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास कोई ऐसे प्रावधान है, ऐसी एविडेंस है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेगी किसी को आरोपी बनाना है या नहीं बनाना, वो तय करेगी। ये उचित नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। चलिए आपने सही कहा, आप लॉ मिनिस्टर हैं आप और केस भी सब जुडिस है। जिस तरह से
नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने, फिर आपने उसी का सवाल किया। मैं आपकी पार्टी की तरफ आ रहा हूं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप में किसी बात पे कोई बयान नहीं आया है कि ये कलेक्टिव लीडरशिप पे इलेक्शन लड़ेंगे या किसी आदमी को सामने रख के, किसी लीडर को सामने रख के। मेरा मतलब है कि राहुल गांधी को पूरे तौर पर प्रोजेक्ट करके आप इलेक्शन लड़ेंगे। आपको मालूम है कि अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए जी, तो इतिहास में हमेशा ये रहा है कि हम अपनी नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और जो हमने काम किए हैं पिछले 9 वर्ष में, जो हमने काम किया है यूपीए सरकार ने, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव में जब नतीजा आएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा, ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी, और उस समय जो भी होगा हम आपके सामने अपने लीडर को रखेंगे। लेकिन ये कहना कि हम पहले ही तय कर लें, ये आपको भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे करती नहीं है। नहीं, लेकिन पिछला इलेक्शन आप लोगों ने मनमोहन सिंह को सामने रख के लड़ा था। पिछला इलेक्शन मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से निश्चित रूप तो आप प्राइम मिनिस्टर, हम लड़ रहे हैं ना, अभी भी हम इस इलेक्शन में हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जा रहे हैं ना। लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो तो तभी, उसके बाद भी हमने तय किया कि अगला प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहे इस यूपीए 2 में, तो हमने तय किया, पार्लियामेंट्री पार्टी में तय किया। अगली बार हम तय करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी कि आप पूरे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की पहले की नीति है कि कलेक्टिव लीडरशिप, बिल्कुल, सोनिया गांधी पार्टी की लीडर हैं और आप लोग उस तरह से चुनाव में जाइएगा बाद में। बिल्कुल। क्या कुछ आप बात करना चाहेंगे कि इलेक्शंस के जो अलायंस हैं या जो अभी चेंज हो रहा है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, उसमें खासकर बिहार के हवाले से अगर बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग नीतीश जी से हो सकती है, और लालू जी कहीं ना कहीं इसको लेकर दुखी भी हैं। आप पार्टी के अहम लीडर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर हैं, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के अहम लीडर, हर फैसले में आप कहीं ना कहीं होते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस का अलायंस नीतीश के साथ होगा या लालू के साथ? ये तो अगर मतलब कोई भी अगर इसमें हम किसी भी निष्कर्ष के अगर पहुंचे हैं तो फैसल साहब आपको हम टेलीविजन चैनल द्वारा तो बताएंगे नहीं कि क्या हमारा मन की सोच है, कैसे हम करेंगे। लेकिन अक्सर हमारा ये रहता है कि हम किसी हम दोस्ती निभाते हैं, अक्सर हम दोस्ती निभाते हैं, और हम कई बार नई दोस्ती भी करते हैं। आपने दोनों बात कही, आप दोस्ती निभाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं। बिल्कुल, अब नए दोस्त भी बनाते हैं और दोस्ती भी करते हैं। अब किसी स्टेट में हम क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। सिब्बल साहब, आप कांग्रेस की जितनी पॉलिसी मेकिंग चीजें हैं उसमें आप रहते हैं, उसके जो कानूनी पहलू हैं उसको देखते रहते हैं। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 2014 में और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी बनने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज के हवाले से, क्योंकि आपके भी बहुत करीब है वो तबका, आपके हल्के में भी है और आप ऐसे भी जाने जाते हैं, इस मैनिफेस्टो में मुसलमानों के हवाले से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं माइनॉरिटीज के हवाले से कि कुछ बेहतर चीजें होंगी? देखिए, ऐसा है कि, और ये मैं बड़ी गंभीरता से आपको कह रहा हूं कि जो भी लोकतंत्र कहीं भी हो, अगर वो लोकतंत्र सफल होगा तो इस आधार पे होगा कि जो हमारे गरीब तबके हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, उनको लोकतंत्र के तहत कैसे मजबूत किया जाए। जो लोकतंत्र अपने माइनॉरिटीज के बारे में नहीं सोचता, उनके लिए नहीं कुछ करता, गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता, उनके लिए कुछ नहीं करता, पिछड़ी जाति के बारे में नहीं सोचता, वो लोकतंत्र ही नहीं। तो जो भी हमारा मैनिफेस्टो होगा, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जो गरीब तबके हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे वंचित लोग हैं, जो SC STs हैं, उनके बारे में हम गौर करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जब उन तबकों को हम मजबूत नहीं करेंगे तो कभी लोकतंत्र मजबूत हो ही नहीं सकता। सिब्बल साहब, आप उर्दू दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारी आपकी नज़में हैं, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। हम चाहें कि हमारे कारियों के लिए भी आप एक कोई अपनी उर्दू नज़म, कोई नज़म हमें सुना दें। एक मैंने छोटी सी नज़म जो टीवी में आजकल तमाशे हो रहे हैं, उसके बारे में भी लिखी है कि इस टीवी में जंगल राज है क्यों, इस टीवी में जंगल राज है क्यों, क्या किसकी सुनो, क्या किसको कहूं, इसको हाथों से जो जल गया उसकी शिकायत मैं किससे करूं, इसके हाथों से जो जल गया इसकी शिकायत मैं किससे करूं।
इस टीवी में जंगल राज है क्यों, क्या किसकी सुनूं क्या किसको कहूं। बहुत सिब्बल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए, खास करके आलमी सहारा से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। ये था आलमी सहारा का खास प्रोग्राम तकरार में आज हम बातचीत कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब से। बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तकरार के एक नए एपिसोड के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।